तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। हमारी जो परिचर्चा चल रही है 500 प्लस क्वेश्चन जो करंट अफेयर पर हैं, और ये क्वेश्चन घटनाचार पर आधारित है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता, ये यूपीपीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? ये आप देखोगे यूपीपीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बड़े ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आइए, क्योंकि मैंने कल क्लास आपको एक अपलोड कराई थी, उसमें लगभग 30 या 31 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए थे, और क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो जिसके चलते ठीक है मैंने क्लास को वहीं पर और इतने ही क्वेश्चन आपको अपलोड करवा दिए थे। आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन वेलेंसले पार्क में हुआ। यह पार्क किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्राजील, डी यूके। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब आप देखोगे यूके में इसका उद्घाटन किया गया था। अगर हम बात कर लें यूके के बारे में, 1 नवंबर से आप देखोगे 2 नवंबर 2023 को प्रथम वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आप देखोगे यूके के ब्लेंचे पार्क में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 2023 में भारत की अध्यक्षता के तहत भारत के कितने शहरों में G20 की बैठक आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए कहता है 120, बी कहता है 40, सी कहता है 60, डी में है 20। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप देखोगे 60। क्योंकि 60 जो भारत के ऐसे शहर रहे हैं जिसमें G20 सम्मेलन की व्याख्या की गई थी, वहाँ पर उसकी अध्यक्षता आप देखोगे भारत के ऐसे 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई थी। उसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश के आप अगर देखें तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी G20 की आप देखोगे बैठकों का आयोजन किया गया था। G20 आयोजन हेतु भारत ने अभिकांत कांत को G20 आप देखोगे शेरपा और हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप देखोगे 34वां। ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि 2023 में संपन्न 5वें मिनी माता सम्मेलन, अब देखो मिनी माता सम्मेलन किससे संबंधित है तो उसके बारे में भी आपको जानने के लिए मिलेगा। इस पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है इसकी अध्यक्षता फूमियो सिकदा द्वारा की गई थी। दूसरे स्टेटमेंट में बताया गया है कि इसके तहत 2025 के बाद शोधर्य प्रधानों में पारे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि जो मिनी माता है आप देखोगे ये एक रोग है सर, क्या है? एक डिजीज है, ये एक रोग है, और ये रोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से किसके होता है? ये पारे से इस रोग को मिनी माता को बढ़ावा मिलता है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो ए कहता है केवल एक ठीक है। असत्य पूछा है सर, इसमें क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कौन सा असत्य मतलब गलत है। केवल एक ठीक है, बी केवल दो ठीक है, सी दोनों ठीक, या फिर आप देखोगे डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ए। इसमें जो असत्य है आप देखोगे वो ए है। क्यों है ए? आइए इसकी बात कर लेते हैं। पहले मिनी माता अभी समय पर 5वीं बैठक 30 अक्टूबर से लगभग आप देखोगे 3 नवंबर 2023 के मध्य जिनेवा के स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। मिनी माता सम्मेलन आप देखोगे पारे से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये पारे से संबंधित है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता आप देखोगे क्लाउडिया डुमित्रू द्वारा की गई थी, जो कि रोमानिया देश से संबंधित है। ठीक है, इन सब के अलावा 2025 तक चरणबद्ध रूप से शोधार्य प्रधानों में प्रयोग में होने वाले पारे को कम से कम आप देखोगे कम करने तथा 2025 के बाद शोधार्य प्रधानों में पारे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय भी लिया गया है। आज आप चाहें विभिन्न प्रकार के ऐसे कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें पारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो खास तौर पे 2025 में ये संकल्प लिया जा रहा है कि 2025 के पश्चात आप देखोगे पारे का एक भी आपको किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में आप पारे का इस्तेमाल या फिर उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसकी भी बात क्या है स्टूडेंट्स की गई है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 35वां कि अक्टूबर 2023 में ब्राजील में आयोजित 3 वेशीन शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? अब देखो 3
जो वैसीन शिखर सम्मेलन का आपसे केंद्र बिंदु पूछा है कि सर क्या था, ऐसा जो विषय क्या रखा गया था। ऑप्शन नंबर है आप देखोगे एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, बी वसुधैव कुटुंबकम, सी सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, डी उच्च गुणवत्ता वाली वृक्ष साझेदारी को बढ़ावा देना। अब ये वैसीन था और शिखर सम्मेलन था, ठीक है, ब्राजील आप देखोगे वर्ल में आयोजित हुआ था, तो इसका था एक शायद भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को आगे लाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अफ्रीका देश की अगर हम बात कर लें तो अफ्रीका देश कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी ब्राजील में आप देखोगे 26 एंड 28 अक्टूबर 2013 के मध्य त्रिवेशीन शिखर सम्मेलन समिट ऑफ द त्रिवेशीन के दूसरे संस्करण को आयोजित किया गया। एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, एक कलेक्टिव कमिटमेंट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर केंद्रीय विषय पर आधारित शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कांगो के राष्ट्रपति डेनिस साशो नगेशो द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है आप देखोगे 136वां, हाल ही में संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में कौन सा देश एक्सियो का नवा सदस्य बना है। शंघाई सहयोग को आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसी के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बेलारूस, बी ईरान, सी ब्राजील, डी जामीबिया। अब देखो ये शंघाई में पूछा है सर, ठीक है, और इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलारूस आज इसका सदस्य बन चुका है। कैसा सदस्य बना है, नौवा सदस्य देश के रूप में, सॉरी ईरान बना है, और ईरान को ये चाइना लेकर के आया है, ना कि बेलारूस, ठीक है। चलिए सर, अब देखिए क्यों है, आइए इसको जान लेते हैं। ईरान क्यों है सर, हाल ही में देश में आप देखोगे जो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय अध्यक्षता में वर्चुअल प्रारूप में किया गया, और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। अधिकतर इसकी जो बैठकें होती है वो वर्चुअल ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस सम्मेलन के दौरान आप देखोगे एससीओ का नोवा सदस्य देश बनाया गया, कौन, ईरान। उसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, मतलब अभी नए निर्वाचित हुए हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए अगर हम बात कर लें तो आप देखोगे क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, बी डेनियल नोबोआ, सी श्रेथा थाविशीन, डी मनुएला रोकावेटो। आप इसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर। आप देखोगे क्रिस्टोफर जो मार्क लक्ष्य थे, इनको ही क्या था, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। 27 नवंबर को ये न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देखोगे अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहे आप देखोगे क्या सर, डेनियल नोबोआ किस देश से संबंधित हैं। डेनियल नोबोआ किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नामीबिया, बी इक्वाडोर, सी पराग्वे, या फिर डी पाकिस्तान। तो पहली बात तो पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि डेनियल नोबोआ के बारे में बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। क्योंकि आपको बता दें कि 23 नवंबर 2023 को डेनियल आप देखोगे नोबोआ को इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इक्वाडोरियल के क्या है, ये राष्ट्रपति हैं, तो इनको अभी क्या है हाल ही में चुना गया है। इट्स क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेपाल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने किस आप देखोगे निवर्तमान राष्ट्रपति का स्थान ग्रहण किया है, किस राष्ट्रपति के स्थान पर वो आए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आप देखोगे रामसराय प्रसाद यादव, बी विधा देवी भंडारी, सी पुष्प कमल दहल, या फिर सी केपी शर्मा ओली। तो राइट आंसर आप देखोगे विद्या देवी भंडारी के स्थान पर ये रामचंद्र जो आपके पौडेल हैं, इन्होंने अभी नव वर्तमान जो राष्ट्रपति थी, ठीक है, विद्या देवी जो भंडारी थी, उनके स्थान पर इन्होंने अपना स्थान लिया है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में नेपाल में कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र आप देखोगे पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति का पद धारण किया है और उन्होंने शपथ ली है। उन्होंने आप देखोगे विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। तो उससे पहले कौन सी विद्या देवी भंडारी थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है आपसे जो पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं 140वां क्वेश्चन है, मतलब 40 क्वेश्चन इस क्लास का। वर्ष 2023 में अरब सागर में संपन्न होने वाला पहला चक्रवाती तूफान कौन सा था, ठीक है।
कौन सा था सर, आपको बताना अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए है चक्रवात, आप देखोगे फ्रेडी, बी चक्रवात मोचा, सी चक्रवात बिपरजॉय और डी चक्रवात आप देखोगे हमूम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। आप देखोगे चक्रवात बिपरजॉय आया था और अरब सागर में आया था। इसने गुजरात वाले रीजन में बड़ा ही उधम मचा दिया था सर। क्या किया था, आप देखोगे 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय की उत्पत्ति हुई और वर्ष 2023 में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान फर्स्ट साइक्लोन स्टॉर्म था। इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा सुझाव के रूप में दिया गया है, जिसको बिपरजॉय कहते हैं, और इसने भारत के जो आप देखोगे पश्चिमी घाट है उसमें गुजरात वाले रीजन पर बहुत अधिक मात्रा में अपना कहर बरपाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41-100। विश्व में अब तक सबसे लंबे समय तक रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा था? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे, ठीक है, लंबे समय तक रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है चक्रवात फ्रेडी, बी चक्रवात हुदहुद, सी चक्रवात मेकॉन्ग या फिर डी चक्रवात बिपरजॉय। तो इसमें आप इसका राइट आंसर क्या कर सकते हैं, आप भी अपना सुझाव के रूप में या आंसर के रूप में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी, पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका के तट पर एक तरीके से लैंडफॉल किया गया था। और फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ था और दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग आप देखोगे 8000 किलोमीटर की दूरी क्या कर तय कर दी थी उसने और मेडागास्कर में लैंडफॉल किया था। यह अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक 34 दिन रहने वाला चक्रवात है, जिसको लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में भी जाना जाता है। इन सब के अलावा इस चक्रवात ने 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम इसका सुझाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मतलब एनएसओ की बात ये कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनएसओ की बात यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, चलिए तो इसी पे बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है? ऑप्शन नंबर ए 7.3, बी 7.2, सी 6.9, डी 8.2। तो अभी जो अनुमानित रखी जा रही है वो 7 आप देखोगे 3 के आसपास इसको बताया जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते क्यों ऐसा क्या है। 5 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकी मतलब एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 में स्थिर 2011-12 और चालू कीमतों पर आप देखोगे ये जारी किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 7.3% अनुमानित है, जबकि 2022-23 के लिए ये 7.2% अनुमानित है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, मतलब पॉइंट इन्होंने 1 बढ़ाया है इसमें 2022 की अपेक्षाकृत। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया? अब देखो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है, इसकी ये बात आपसे कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम देखें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने बताया है कि सर ऑप्शन नंबर जो ए है वो कहता है श्रीत्वी रंगनन पांडे को, बी सुमन बेरी को, सी अरविंद पनगाड़िया को या फिर डी सुमन मित्तल को। राइट आंसर आप देखोगे ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, अरविंद पनगाड़िया को चुना गया था। अगर हम देखें स्टूडेंट्स क्यों चुना गया था, अगर इसकी बात कर लें तो इसका भी एक अपना उद्देश्य है, क्योंकि 31 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, तो इसलिए अरविंद पनगाड़िया को चुना गया। इस आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया होंगे और जिसके साथ साथ आप देखोगे सात्विक जो रजनम पांडेय को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक यहाँ पर बात बताना चाहता। अब देखिए मैं जब इसको क्वेश्चन को यहाँ लेता हूँ, जैसे अभी वर्तमान में ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रोका है, तो जब आप इसको जूम करेंगे ना, ठीक है, वीडियो को, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शंस के नीचे चले जाएंगे। बट यहाँ पर एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम ये बन रही है मेरे साथ में कि आपको अब ऑप्शंस दिखेगा,
ठीक है, ऑप्शंस दिखेगा। लेकिन आप ऑप्शंस दिखे उससे आप निश्चित रूप से बेफिक्र रहिएगा, बट आप क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन दिखेगा कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑप्शंस को समझिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, ना कि आंसर के उसमें जाइएगा। आंसर तो मिल ही जाता है, लेकिन सर उस क्वेश्चन को समझिएगा ये क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि अब इसमें ऑप्शन नहीं है, पीडीएफ इस फॉर्मेट में है, ये क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आंसर दिखे कोई उससे दिक्कत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन पूरा दिखना चाहिए। ठीक है, आप आंसर को बाद में देखिएगा, पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या है जो मैं बोल रहा हूँ उसको फोकस कीजिएगा। हाल ही में भारत का पहला 3 डिग्री आप देखोगे प्रिंटिंग डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया। अब डाकघर की बात हो रही है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सो साउथ इंडिया में ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? साउथ वाले रीजन में मिलेंगी। ठीक है, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी साउथ इंडिया में ठीक ठाक है। ऑप्शन नंबर है मुंबई, बी आप देखोगे जामनगर, सी बेंगलुरु या फिर डी चेन्नई। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब आप देखोगे बेंगलुरु। ठीक है, आइए अब इसको देख लेते हैं सर क्यों है ऐसा, क्या है मुद्दा। देखिए 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव कौन है वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह डाकघर बंगलुरु के आप देखोगे कैब्रिज लेआउट में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग से आप देखोगे जुलार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत द्वारा हाल ही में घोषित विदेश नीति, किसकी बात कर रहे हैं? विदेश नीति 2023 के आप देखोगे तहत वर्ष 2023 तक भारतीय निर्यात को कितने डॉलर तक ले जाने की आप देखोगे संभावना व्यक्त की गई। ऑप्शन नंबर ए है 15 ट्रिलियन, बी 2 ट्रिलियन, सी 5 ट्रिलियन और डी 11 ट्रिलियन। तो ये जो निर्यात की बात कर रहे हैं, ये निर्यात की बात कर रहे हैं कि सर हम 2 ट्रिलियन तक हम ले जाने की इसकी बात की गई थी उस समय। ठीक है, देखिए सर, क्योंकि इस नीति के तहत 2030 तक भारतीय आप देखोगे निर्यात को 2 ट्रिलियन डाकघर तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है, और विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। इट्स क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए कूट आपसे करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए सर ऐसे ही लेते हैं क्वेश्चन, बेसिकली आपको चाहे थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं देखना चाहिए। ठीक है, देखिए हाल ही में घोषित भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? स्टेटमेंट एक है मुरादाबाद, दूसरे में बताया गया वाराणसी, तीसरे में मिर्जापुर और चौथे में सोनभद्र। ऑप्शंस देख रखे हैं केवल 1, 2 और 4, बी 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि आप देखोगे सोनभद्र इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। क्योंकि विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत 4 आप देखोगे नए शहरों को, जिसमें फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता, जिसमें आप देखोगे टीईई ट्विंस ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आजकल मुरादाबाद बहुत तरक्की पे है सर, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुरादाबाद कभी हमारा जिला हुआ करता था, बट आज वो एक मंडल है जिसमें 4-5 जिले आते हैं। खैर, हाल ही में टेक्सटाइल उद्योग सेतु 7 आप देखोगे पीएम मित्र पार्क को निम्न में से किन स्थानों पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? पीएम मित्र ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, अब कहाँ कहाँ पर है उस पर ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए उसी पर हम बात कर लेते हैं। देखिए सर कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, देखिए सर पहला है अमरावती, दूसरे में कानपुर, तीसरे में अहमदाबाद और चौथे में है बारगल। ऑप्शन नंबर ए कहता है केवल 1 और 2 ठीक है, बी कहता है आप देखोगे केवल 1 और 4 ठीक है, सी कहता है कि 2 और 3 ठीक है, और डी कहता है उपयुक्त सभी स्थानों पर। पहली बात तो आप देखोगे इसमें जो दूसरा है कानपुर, ये आपका गलत हो जाएगा टेक्सटाइल के एरिया में, तो जहाँ 2 है वो गलत हो गया, तो मतलब 2 आप देखोगे इसमें है, इसमें है, ठीक है, और डी में है, सी में और डी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे ये पार्क खासतौर पर अगर हम बात कर लें तो ये पार्क एक तरीके से आप देखोगे विरुद्धनगर तमिलनाडु, बारगल तेलंगाना, काला बुगारी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र और उसके साथ साथ नवसारी गुजरात, धार
मध्य प्रदेश के और लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। योजना हेतु वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए लगभग 4445 करोड़ रुपए का बजट ये परिव्यय का निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी क्या है ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय बजट 2023-24 में विभिन्न राज्यों को कितने कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? किसकी घोषणा की गई है? कितने कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है 30 और सी है 50 और डी है आपका 28। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लगभग 30 को रखा गया है। क्योंकि केंद्र बजट 2023-24 में विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की बात की जा रही है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि बजट के बारे में। किसके बारे में? बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मंद में सबसे कम सब्सिडी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है खाद सब्सिडी, बी उर्वरक सब्सिडी और डी कहता है पेट्रोलियम सब्सिडी और सी कहता है पेट्रोलियम सब्सिडी और डी कहता है ब्याज सब्सिडी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पेट्रोलियम सब्सिडी सबसे कम है। और इस पर सब्सिडी क्यों नहीं देती है सरकार? क्योंकि यहाँ से सरकार की एक मोटी कमाई होती है, एक अर्निंग का क्षेत्र है सर ये। ठीक है, आइए कुल सब्सिडी का हिस्से की बात कर लेते हैं। खाद सब्सिडी 48 आप देखोगे 96% है। उर्वरक सब्सिडी 43.44% है। ब्याज सब्सिडी की बात कर लें तो 6.84% है और पेट्रोलियम सब्सिडी 0.56% के आसपास है। सबसे कम आप देखोगे सब्सिडी इसमें, सबसे ज़्यादा फूड में है, फिर उसके बाद में फर्टिलाइज़र है, फिर उसके बाद में जो लोन वगैरह है उसके हैं और फिर पेट्रोलियम है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं कि बजट अनुमान 2023-24 में प्रमुख योजनाओं के आवंटन से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये गलत की बात कर रहे हैं कि सर कौन सा गलत है। और ये बजट आपसे पूछा जा रहा है किसका? यूपी बजट पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा बजट पूछ रहे हैं? यूपी बजट पूछ रहे हैं। और इस बार जो बजट है वो कितने का है? यूपी बजट की बात कर लें तो यूपी बजट है आपका 7,31,438.7 के आसपास है। ठीक है, 7,31,04,000 कुछ ठीक है और लाख करोड़ है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो सबसे क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर आप 36,785 करोड़ रुपए है। जल जीवन पर लगभग आप देखोगे 70,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,79,590 करोड़ रुपए है और पीएम किसान योजना पर 80,000 करोड़ रुपए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी है। इस पर 80,000 करोड़ रुपए ना होकर के आप देखोगे 60,000 करोड़ रुपए रखा गया है पीएम किसान योजना पर। ठीक है, इसको क्या है ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि महोदय उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? एथेनॉल की आपूर्ति, बी अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण में, चीनी उत्पादन में, व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में। तो देखोगे आप सबसे ज़्यादा जो प्रथम स्थान नहीं है तो चीनी उत्पादन में तो है, अटल पेंशन स्कीम में भी है, व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में, एथेनॉल की आपूर्ति तो ये करता ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि व्यवसाय की सुगमता कम देखने के लिए आपको मिलती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। जैसे आइए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। दूध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। क्या स्थान पर है? प्रथम स्थान पर देखने के लिए आपको मिलता है। कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान आप देखोगे डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। क्या बना है? देश में पहला राज्य बना है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उसके साथ साथ आप देखोगे देश में व्यवसाय सुगमता रैंकिंग 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर और तथा राज्य अचीवर श्रेणी में शामिल इसको कर लिया गया है। व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ना कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर देखो यहाँ पर इन्होंने गलत दिया है। अनुपूरक जो बजट पूछा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इन्होंने थोड़ा बिल्कुल भी गलत दिया है।
मेरे हिसाब से, क्योंकि कल ही आप देखोगे, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है, मैंने घटनासार कवर करवाया, उसमें बजट वाली एक क्लास अलग से मैंने ली है, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश बजट स्पेशल करके मैंने वो ली है क्लास, उसको आप जरूर देखिएगा। आप देखोगे लगभग 19,000, ए में कह रहे हैं 19,046.39 करोड़ रुपए, बी में कह रहे हैं 28,760.67 करोड़ रुपए, सी में कह रहे हैं कि 46,534.23 और डी में कह रहे हैं 32,433.21 करोड़ रुपए। अब इन्होंने कहा है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी हो जाएगा, मतलब 28,760.67 करोड़ रुपए जो है अनुपूरक बजट के रूप में आया है। अनुपूरक का बजट का मतलब होता है कि सरकार तो खर्च करेगी, परंतु खर्च करने के साथ साथ वो पुनः और पैसे बाद में लेगी, ठीक है। मांग जो होती है अनुदान की, ठीक है, उसको कहते हैं अनुपूरक। डिमांड ऑन ग्रांट कहते हैं, ग्रांट ऑफ डिमांड, इस तरीके से। चलिए आइए देख ले अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसमें सर? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रामाणिकता रूप में महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल नहीं है? अब देखो कौन सी बैंक शामिल नहीं है, किसकी बात कर रहा है कि जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण, ठीक है, घरेलू बैंकों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा घरेलू बैंक नहीं है? ऑप्शन नंबर है SBI, बी HDFC, सी ICICI, डी नबार्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नबार्ड आप देखोगे घरेलू बैंकों में शामिल नहीं किया गया है। 28 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा वर्ष 2023 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक, जिसमें डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट्स बैंक जिसको DSIV की सूची जारी की गई थी, और इसमें SBI, HDFC और ICICI बैंक की पहचान प्रणाली रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में जारी कर दी गई है। इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में प्रकाशित बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो ये मैं कहूँगा ये क्वेश्चन गलत है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि स्टेट सरकार को, किसी भी स्टेट सरकार को आप देखोगे जो सेंसिस है, कास्ट सेंसिस हो, कोई सा भी सेंसिस हो, वो कराने का राइट्स नहीं है। स्टेट सरकार कभी भी जनगणना नहीं कराती है। ये क्या करवा सकते हैं? एक सर्वे करवा सकते हैं। ये केवल एक सर्वे करवा सकते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करवा सकते, ठीक है। क्योंकि जो जनगणना है, सेंसिस जो है, आप देखोगे ये एक तरीके से सेंट्रल लिस्ट में आता है, या मैं कहूँगा यूनियन लिस्ट में आता है। ये भी आप समझ लें तो भी बहुत बेटर है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये गलत क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पर सर्वे लिखना चाहिए था। हाल ही में प्रकाशित बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की जनसंख्या में आप देखोगे 36.01% अत्यंत आप देखोगे पिछड़ा वर्ग है। दूसरे में कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग में लगभग 25.09% परिवार गरीब है। कौन सा कथन या से कथन सही है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। आइए आप इसमें सही पूछा आपसे कौन सा कथन सही है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका सी है सर। दोनों ही इसमें क्या है, राइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों ही इसमें आप देखोगे करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना 2022 संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसके अनुसार बिहार की आप देखोगे जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है। कितनी है? 13 करोड़ से अधिक है, और जिसमें 27.13% अन्य पिछड़ा वर्ग है, 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, और 15.52% सामान्य वर्ग शामिल किया गया है। सामान्य वर्ग की बात कर लें तो 25.09% गरीब परिवार हैं, और 42.93% अनुसूचित जाति, और 42.7% अनुसूचित जनजाति गरीब परिवार इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत में आप देखोगे पहले UPI ATM का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आप देखोगे एयरटेल मनी, बी टाटा इफो, सी हिताची पेमेंट सर्विसेज, डी जियो पेमेंट सर्विसेज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिताची पेमेंट सर्विसेज को रखा गया है। UPI ATM का अनावरण जो किया गया है हिताची सर्विसेज को, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्यों है सर, देखिएगा। सितंबर 2023 में जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक जो कंपनी है हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले UPI ATM का अनावरण मुंबई में ग्लोबल हितेज
फेस्ट 2023 के दौरान किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है अजीम प्रेम की जो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी, बी रिलायंस इंडिया लिमिटेड, सी आदित्य बिरला ग्रुप, और डी एमआईटी यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर है अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी। आप देखोगे स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट्स 2023 में इसके स्थान को शामिल किया गया है, क्योंकि 20 सितंबर 2023 को अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी द्वारा स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आइए देखिए सर। ये कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में जारी इंडिया एजियांग रिपोर्ट 2023 की थीम क्या है। ठीक है, जो आपकी रिपोर्ट है, ठीक है, इंडिया एजियांग रिपोर्ट, अब इसकी थीम आपसे पूछी है। ए है, आप देखोगे बुजुर्गों को सशक्त करें, बी हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रक्रियाएं, सी बुजुर्गों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, या फिर उसके साथ साथ समृद्ध भारत में समृद्ध बुजुर्ग। तो देखो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रक्रियाओं के रूप में होनी चाहिए, उसकी बात यहाँ पर की गई है। आपको बता दें कि 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसमें यूएनएफपीए भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जिसमें आईआईपीएस के सहयोग से इंडिया एजियांग रिपोर्ट 2023, ठीक है, प्रस्तुत की गई। और इस रिपोर्ट की थीम जो रखी गई थी, हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं केयरिंग फॉर आवर ओल्डर्स इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये किसकी थीम, क्या हमारे बुजुर्ग की देखभाल संस्थागत है। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सर। ये कह रहे हैं कौन सा पेमेंट बैंक भारत में यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है। ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पेमेंट्स, बी फिनो पेमेंट्स बैंक, सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, या फिर डी जियो पेमेंट्स बैंक। किसकी बात की गई है, यूपीआई लाइट। ठीक है, लाइट माने होता है छोटा, लिटिल जैसे होता है ना लाइट, ऐसे होता है फोन पे लाइट, गूगल पे लाइट, तो ऐसे ही ये है। तो किसने किया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये किया है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम से आप लाइट भी ला सकते हैं। इसमें 200 रुपये की 500 रुपये की ट्रांजेक्शन होती है। 500 रुपये की ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा दूसरे अकाउंट में, फिर आपका पूरे दिन ट्रांजेक्शन शो नहीं करेगा। फरवरी 2000 आप देखोगे 23 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट शुरू करने वाला देश का पहला प्लेटफॉर्म बना है। क्या है, ये पहला प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा सर। ठीक है, चलिए, ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कहता है। देखिए सर, ये कह रहे हैं हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि पर जो पर्सन है उसको कितना मिल्क मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है 130 ग्राम, बी है 459 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 750 ग्राम, और डी है 175 ग्राम। राइट आंसर है आप देखोगे 459 ग्राम। कैसा नंबर है देखिएगा सर, बड़ा डिफिकल्ट नंबर है ये, 459 ग्राम है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि आप देखोगे 26 नवंबर को क्या होता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 2023 को मत्स्य पालन और पशु पालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग को वार्षिक आकलन, आप देखोगे मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं बेसिक एनिमल्स हस्बेंड्री, ठीक है, जो स्टडीज 2023 का अनावरण हुआ। और वर्ष 2022-23 के दौरान भी देश में कुल दूध उत्पादन का 230.58 मिलियन टन रहा है। फाओ के अनुसार, जिसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, कुल दूध उत्पादन में भारत आप देखोगे विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पहले स्थान पर हम विश्व में दूध के उत्पादन में। और विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में दूध उत्पादक में लगभग 3.83% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। मतलब हमारे यहाँ पर दूध उत्पादन तो पहले स्थान पर है, लेकिन उसमें भी वृद्धि की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 459 ग्राम प्रतिदिन रही है। अब ये तो भाई देखो क्या होता है पूरा प्रोडक्शन, देखो इसमें क्या करते हैं। अब कैसे निकालोगे आप सर, आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, आपको तो ये चाहिए। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन आप ले लोगे। ठीक है,
और उसके बाद टोटल पॉपुलेशन की बात कर लोगे, आप इतना ही करके इसको डिवाइड करके और यहाँ पर 1/100 से आप कर दोगे ऐसे, बस। अब उसमें क्या है, टोटल पॉपुलेशन निकाल लेंगे और उसका निकाल देंगे कि एक व्यक्ति को इतना मिल रहा है, तो कितना आया है, 459 आया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है सर, ये कह रहे हैं वर्ष 2000, दो स्टेटमेंट है। पहला है वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है वर्ष 2022-23 में मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर बना रहा। अब देखिए कह रहे हैं कि कौन सा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर डी है, दोनों बातें गलत हैं। क्यों गलत है, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सर, क्योंकि वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पंजाब आप देखोगे लगभग 1283 ग्राम प्रतिदिन प्रथम स्थान पर बना रहा, जबकि उत्तर प्रदेश शीर्ष दूध उत्पादन में आप देखोगे राज्य है। शीर्ष दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, परंतु पर पर्सन अगर आप देखोगे तो लगभग 1283 ग्राम प्रति दिन जो रहा है वो पंजाब रहा है। वर्ष 2022-23 में मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश 12.20% प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, 12.20% के आसपास। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। ये कह रहे हैं कि सर विपणन सत्र 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, एमएसपी की बात कर रहे हैं, संदर्भ में सही सुमेलित है। गेहूं 2150, चना आप देखोगे 5440, मसूर 6425, जौ 1850। राइट है ए, जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये है आप देखोगे 2150 नहीं सर, ये लगभग 2350 के आसपास है। कितना, 2350 के आसपास है। आइए देख लेते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने दे के रखा है, बट आई होप आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हमें जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है, गेहूँ। गेहूँ आप देखोगे 2125 है। ठीक है, और इसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है 23-24 में। आप देखोगे 24-25 की बात कर लें तो 2275 है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और बाकी सब ठीक है। और ये बात कर रहा है किसकी, 24-25 की, तो 24-25 में कितनी है, 2275 है। और चावल जो है वो 2300 के आसपास है, 2350 का कुछ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा सर, हाल ही में पशु धन क्षेत्र में के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना के संचालन हेतु कितनी राशि को क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए 750 करोड़, बी 250 करोड़, सी 175 करोड़, या फिर डी 350 करोड़। करेक्ट आंसर है आप देखोगे 750 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत आवंटन किए गए हैं, जो फंड की क्रेडिट की गारंटी दी गई है। योजना के संचालन में अगर हम देखें तो पशुपालन और डेयरी विभाग जिसको बोलते हैं DAHD के द्वारा 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड जिसको CGF की स्थापना की गई, और जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमियों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जिसको एनिमल्स हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत में पशुधन क्षेत्र जिसको आप देखोगे लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है, प्रारंभ की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किसकी बात कर रहा है, भारत में वर्ष 2000 आप देखोगे 21-22 सर्वाधिक मोटे अनाज उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी आंध्र प्रदेश। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, परंतु सबसे मोटे जो अनाजों का उत्पादक राज्य रहा है तो उसमें करेक्ट आंसर सी है, केवल राजस्थान। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पर है मोटे आप देखोगे अनाज का राज्यवार उत्पादन की बात कर लें 21-22 के अनुसार चौथा और अग्रिम अनुमान के रूप में रखा गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखोगे किसका है, तो सर राजस्थान का है। आइए आपको दिख रहा होगा, आई होप 27% है। उसके बाद आप देखोगे महाराष्ट्र है 15%। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश है 14%, ठीक है, और मध्य प्रदेश 8%, गुजरात 7, हरियाणा 7 है, तमिलनाडु 4 है। इन सब के अलावा आंध्र प्रदेश 2 है, उत्तराखंड 1 है और अन्य 2 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, उत्तर प्रदेश 14% है और महाराष्ट्र 15वें, और उसके साथ साथ आप देखोगे राजस्थान 27% के
ठीक है, आधार पर है। मध्य प्रदेश 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। क्या ऐसा है? भारत सरकार की आप देखोगे 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अब ये कह रहे हैं उपयोग करके सही प्रश्न का उत्तर दीजिए। केवल एक ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी 1 और 2 दोनों ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें दोनों बातें क्या है, ठीक है। क्यों ठीक है, आइए देख लेते हैं इस बात को भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों में विकास की दौड़ में कई ऐसी आप देखोगे नए मुकाम हासिल किए गए हैं। जैसे वर्ष 2000 आप देखोगे 17 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखोगे 14वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। सकल घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो 5वें स्थान पर था, जबकि वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। विगत 5 वर्षों की अगर हम देखें तो 3.14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से क्या हुए हैं, बाहर आए हैं। और भारत सरकार की 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, और उत्तर प्रदेश में ही गरीबी रेखा से लोग या व्यक्ति सबसे ज्यादा बाहर आए हैं। हालांकि यह चिंता का विषय है कि प्रत्यक्ष विदेशी, जिसमें एफडीआई जिसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, को आकर्षित करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर रहा है। मतलब आया है लेकिन कम ही आया है। सबसे ज्यादा तो आप देखोगे इनमें आता है, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, और कर्नाटक, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है, इन्हीं में सबसे ज्यादा आता है। गुजरात है, इनमें आता है सर, अब ये और कहाँ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपका, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक्स ईज 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य अचीवर्स की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर है तेलंगाना, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, या फिर डी त्रिपुरा। तो आंसर तो आप इसका कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन हम अगर इसके आंसर की बात कर लें तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये अचीवर्स वाला दे के रखा है, ठीक है, कौन कौन सा है, कैसे तेजी आया फास्ट, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी आपसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। भारत में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर है 12, बी 16, सॉरी बी 14, सी 16 और डी आप देखोगे 9। तो करेक्ट आंसर है 16, ठीक है। अब जो आप देखोगे नवरत्न कंपनियां हैं वो 16 हैं। क्योंकि वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी हुई 2 कंपनियों को, जिसमें राइट्स लिमिटेड, जिसमें RITS लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही अब अक्टूबर 2023 में भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़ करके 16 हो गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, कितनी हो गई है, 16 हो गई है। अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछा है, गलत सर। देखिए कौन सा गलत है। ए है कि भारत विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बी, भारत वैश्विक जेनेरिक दवाओं का 20% निर्यात करता है। सी, भारत में ग्रीनफील्ड आप देखोगे फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% तक FDI अनुमानित है। और डी, भारत का घरेलू फार्मास्यूटिकल्स बाजार 2021 में 120 बिलियन US डॉलर था। तो ये गलत है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आप देखोगे गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 120 मिलियन डॉलर था। नहीं सर, ऐसा नहीं था, 120 मिलियन डॉलर नहीं था, बल्कि 42 मिलियन डॉलर था। 2024 में आप देखोगे लगभग 65 बिलियन डॉलर, और 2030 तक 120 मिलियन डॉलर का पहुंचने का अनुमान और संभावना ये व्यक्त की जा रही है, ना कि ये एग्जैक्ट है कि सर इतना था या फिर इतना होगा, ठीक है। ऐसी कोई बात इसमें नहीं बताई गई है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है। देखिए सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। बी, दूसरा कह रहा है कि रेल विकास निगम लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है। अब देखो, क्योंकि महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको आवश्यक रूप से देख लीजिएगा कि सर कैसे क्या है, किस चीज़ में। कह रहा हूँ उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है केवल 1, ठीक है। तो भारत में महारत्न जो कंपनियां हैं वो 13 हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड्स को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 हो गई है। रेल विभाग की निगम लिमिटेड्स भारत की एक नवरत्न कंपनी के रूप में उसको दर्जा मिल गया, और ये 16 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का शीर्षक निर्यात राज्य है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी गोवा। ये किसकी बात कर रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का जो निर्यातक राज्य है वो है आपका तमिलनाडु सबसे ज़्यादा। क्यों है, आइए इसको जान लेते हैं। क्योंकि जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु भारत का शीर्ष निर्यातक राज्यों में से एक है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में लखनऊ में संपन्न, किसमें सर? लखनऊ में संपन्न आप देखोगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जिले को सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर है झांसी, बी ललितपुर, सी महोबा और डी चित्रकूट। तो सबसे ज़्यादा किसको मिला है? झांसी को आप देखोगे निवेश मिला है ग्लोबल आप देखोगे इन्वेस्टर समिट 2023 के अनुसार। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को लगभग आप देखोगे 19,000 से अधिक समझौते विज्ञापनों को, जिसमें MOU के माध्यम से लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये कह रहे हैं हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस ब्रिक्स देश की विकास दर सबसे अधिक रहने की उम्मीद है? तो सबसे ज्यादा किसकी रहने की उम्मीद है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी चीन, सी रूस, डी भारत। तो भारत की सबसे ज्यादा आप देखोगे ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा विकास दर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रोइंग इकोनॉमी है और तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में से एक है। क्योंकि 9 जनवरी 2024 को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 6.3% में ब्रिक्स देशों की सर्वाधिक वृद्धि का अनुमानित लगाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर विश्व का सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है? ठीक है, अमीर देश कौन सा है पर कैपिटा इनकम के आधार पर GDP? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, बी कतर, सी लग्जमबर्ग और डी आयरलैंड। देखो वो देश सबसे ज़्यादा होगा पर कैपिटा इनकम में कि सर उस देश में जनसंख्या कम हो और उसकी आप देखोगे GDP जो उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लग्जमबर्ग। ठीक है, चलिए ये छोटा देश है और इसमें जनसंख्या कम है और उसके साथ साथ आप देखोगे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। 2 जनवरी 2024 को प्रति व्यक्ति GDP के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक अमीर 5 देशों की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर रैंक है और यहाँ पर देशों को रखा गया है। लग्जमबर्ग आप देखोगे सबसे है 1,43,320, ठीक है, USA डॉलर पे है। आयरलैंड 1,37,640 है दूसरे नंबर पर, और सिंगापुर 1,33,110 है, और कतर में आपकी बात कर लें 1,14,210 है, और कमाऊ SAR भी एक कंट्री है सर। ठीक है, तो इसमें लगभग आप देखोगे 98,160 डॉलर का पर कैपिटा के रूप में देखने के लिए मिला। तो सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग में है 14,000 1,43,320, ठीक है, डॉलर। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं कि सर हाल ही में किस संस्थान द्वारा इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट्स 2023 को जारी किया गया? हम देखें तो विश्व बैंक के द्वारा, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और सी विश्व व्यापार संगठन, डी एशियाई विकास बैंक। क्या है सर ये इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट? अब देखो इंटरनेशनल जो डेट रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? अगर इसकी बात कर लें तो ये जारी की जाती है आपका क्योंकि ये विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है और ये इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट्स है और इसका 50वां संस्करण जारी किया गया है। आप देखोगे 122 देशों के वहाँ आंकड़ों के तहत विश्लेषण को शामिल इसमें करने का प्रयासरत किया गया है। तो किसके द्वारा होती है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, 5 जुलाई 2023 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट का केंद्रीय विषय क्या था? ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ए है भारत में सतत निवेश, बी सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश, सी आत्मनिर्भर भारत का नया आयाम, डी नया भारत समृद्ध भारत। इसमें है बी। आप देखोगे क्योंकि सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है और ये चाहते हैं कि अंकटाड आप देखोगे 5 जुलाई 2023 को अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट आप देखोगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई और इस रिपोर्ट की बात कर लें तो केंद्रीय विषय था सभी के लिए इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल की बात यहाँ पर की गई है। विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4% बढ़कर के $916 बिलियन
वैश्विक प्रवाह का 70% से अधिक हो गई है और एक रिकॉर्ड हिस्सेदारी के रूप में भी इसमें शामिल किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2023 के अनुसार किस देश का हवाई अड्डा सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डे की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी जर्मनी और डी जापान। राइट आंसर है भारत। भारत का ही हवाई अड्डा है जो सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में से एक जाना जाता है। आइए देख लेते हैं कौन सा हवाई अड्डा है और कहाँ पर है सर। जैसे लास्ट टाइम 2000 अगर आप देखिए 23 में पूछा गया था ये कि कौन सा हवाई अड्डा है जो कि पूर्ण रूप से किससे स्वचालित होता है? ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से। तो कौन सा है? इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डे की बात कर लें तो जापान का टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा रहा है। और इस सब के साथ साथ सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट्स को 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में घोषित किया गया है। इस सूची में भारतीय हवाई अड्डों को आप देखोगे 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 4 भारतीय को। आइए अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से किन भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? अब कौन सी महिला हैं जो इसमें शामिल हुई हैं? पहला है आप देखोगे निर्मला सीतारमण, दूसरे में है नीता अंबानी, तीसरे में है रोशनी नाडर और चौथे में है सोमा मॉडल और पांचवें में है किरण मजूमदार शॉ। ए है केवल 1, 3 और 5, बी 1, 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 3, 4 और 5। इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर लें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 1, 3, 4, 5। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं हैं जो महत्वपूर्ण रूप से सबसे अमीर की सूची में है। 4 भारतीय महिलाएं हैं जिसमें निर्मला सीतारमण 32वां स्थान है और रोशनी नाडर मल्होत्रा है 60वां स्थान है, सोमा मॉडल 70वां स्थान है और किरण मजूमदार शाह 76वां स्थान इनका रखा गया है। तो निर्मला सीतारमण ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है भाई। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ये कह रहे हैं अक्टूबर 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? ए शिव नाडर, बी निखिल काथम, सी सावित्री जिंदल या फिर डी राधा किशन दामनी। तो इसमें आप देखोगे बी करेक्ट आंसर है। निखिल कामन जो है ये सबसे कम उम्र के अरबपतियों में शामिल कर लिए गए हैं। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। इस सूची में आप देखोगे जेरोधा के निखिल कामत सबसे उम्र मतलब 27-37 वर्ष हैं। कितने हैं? 37 वर्ष के अरबपति रहे हैं। मुकेश अंबानी सूची में प्रथम स्थान पर रहे हैं, ठीक है, अरबपतियों में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आप देखोगे अगस्त 2023 में जारी फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 सूची में कौन कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? ए आप देखोगे वॉलमार्ट, बी रिलायंस, सी इंडियन ऑयल्स या फिर डी राजेश एक्सपोर्ट। राइट आंसर है इसका आप देखोगे वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो कंपनी है ये शीर्ष स्थान पर रही है फॉर्च्यूनर आप देखोगे ग्लोबल में। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक तरीके से फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी की गई एक तरीके से फॉर्च्यून ग्लोबल 500 माल जो वॉलमार्ट लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है, इसका एक अपना रिकॉर्ड रहा है सर, लगातार 10वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, मल्टी पॉवर्टी जो इंडेक्स है 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विचार कीजिए और सही आपको बताना है इसमें। ठीक है, क्या क्या सही हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। 5 वर्षों के अंतराल में भारत में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालता है। ये कहता है केवल एक, बी केवल 2, सी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे ये जो आप देखोगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये बात एकदम ठीक कही गई है, परंतु इसमें पहला वाला गलत है। अब देखिए किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम एक्सपोर्ट गरीबी मानव विकास संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रकाशित करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी, ना कि आईएमएफ के द्वारा। और भारत में आप देखोगे 15 वर्षों के अंतराल में लगभग 415 मिलियन
लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में इसने सफलता प्राप्त की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिएगा सर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा लॉजिस्टिक, ठीक है, परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? अब किसने जारी किया है? अगर हम देखें, पहला है विश्व व्यापार संगठन, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि, डी अंगडाट। राइट है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस आप देखोगे इंडेक्स 2023। और इसमें आप देखोगे 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया, और इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण था। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपका, वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व के किस शहर में सर्वाधिक यूनिकॉर्न है? अब किसमें सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न मतलब छोटी बड़ी कंपनियां हैं, नई नवेली? ऑप्शन नंबर ए है बीजिंग, बी है न्यूयॉर्क, सी है सैन फ्रांसिस्को, या फिर डी है बेंगलुरु। सैन फ्रांसिस्को ये पड़ता है आपको अमेरिका में, और बहुत ही बड़ा, इसको गोल्डन कैपिटल कहते हैं अमेरिका की। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लगभग आप देखोगे 68 यूनिकॉर्न है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 14 अधिक है। भारतीय शहरों में सर्वाधिक यूनिकॉर्न बेंगलुरु कर्नाटक में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023 और 21-22 में कितने देश शामिल हैं? किसमें? मानव विकास में 191, ए, बी 299, सी 186, या फिर डी 151। तो करेक्ट आंसर आप कहोगे सर ए ही होना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए ही है सर, 191 कंट्री इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र आप देखोगे विकास कार्यक्रम के द्वारा ही जारी किया जाता है, और इसमें 191 देश शामिल हैं, और भारत 132वें रैंक पर था 21-22 में। लेकिन आपसे पूछेगा क्या 23 में, 24 में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने किस रॉकेट द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह प्रक्षेपित किया है? एक्सपोसैट, और ये क्या करेगा? अध्ययन करेगा सर, कहाँ पर? स्पेस में, क्या आपके घर सॉरी, स्पेस में अध्ययन करेगा, क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेटरी छोड़ी गई है। एक्सपोसैट एक है, और पूर्ण रूप से ये पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास और उल्का पिंडों, उसके साथ साथ आप देखोगे तारों इत्यादि का अध्ययन करेगा, गैलेक्सी वगैरह का। चलिए, तो PSLV C52, बी PSLV C48, सी PSLV C58, और उसके साथ साथ LVM3। इसमें राइट आंसर है, आप देखोगे PSLV जो C58 है उसको द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2024 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 के द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा नूर उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? नूर, ठीक है, ए ईरान, बी इराक, सी इजराइल, या फिर डी इटली। राइट आंसर है ईरान के द्वारा नूर किया गया। ये जो इटली वगैरह है और इराक जो है ये नहीं कर रहे हैं, इजराइल और ईरान तो कर भी लेता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। आइए अगला देखते हैं। ये सैन्य उपग्रह नूर 3 को सफलतापूर्वक ईरान ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम सौर मिशन का नाम क्या? ठीक है, आदित्य L1, बी सौर भारत, सी सर्वोदय मिशन, डी मिशन सूर्या। तो आदित्य L1 आप देखोगे गया है ये, और L1 लैग्रेंज पॉइंट पर वहां पर जाएगा और उसका अध्ययन करेगा सूर्य का। ठीक है, चलिए देखिए सर, क्योंकि 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C57 द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष सफलतापूर्वक इसको छोड़ दिया गया है। PSLV के द्वारा, पहले ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सौर आप देखोगे शार के द्वितीय लॉन्च पैलोड से प्रक्षेपित किया गया, जबकि आदित्य L1 सूर्य की प्रणाली, जिसको आप देखोगे सन अर्थ सिस्टम है, इसको लैंक्रीज पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 है। आदित्य L1 खासतौर पर आप देखोगे भारत का प्रथम सौर मिशन, फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया, आदित्य L1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है सर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान द्वारा नव मित्र डिवाइस का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसरो, बी नासा, सी टाटा, और डी रिलायंस।
तो करेक्ट आंसर है आप देखोगे नवमित्र डिवाइस का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है नासा के द्वारा ही किया गया है। चूंकि इसरो ने नवमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस के सफल परीक्षण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा लैंडर मिशन लूना, ठीक है, 25 को प्रक्षेपित किया गया और ये फेलियर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है जापान, बी है भारत, सी है जापान और डी है चीन। तो ये रसिया का था। जब हमारा चंद्रयान 3 जा रहा था तो तभी उसी समय लैंड करना था, परंतु इसने हार्ड लैंडिंग कर दी और उसकी वजह से जाकर के ये क्रैश हो गया। ठीक है, रूस का था। चूंकि लूना आप देखोगे 25 रूसी एक चंद्र लैंडर मिशन था और यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्रयान मिशन था। इसके साथ साथ इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी आप देखोगे रोसकोसमोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सुयोज मतलब 2.1 बी फ्रैगट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और इनके पास में क्षमता है सर, ये हम क्या करते हैं ऐसे ऑप्टिकली इसको घुमाते रहते हैं और ये घुमाते घुमाते नहीं, ये डायरेक्ट ले जाएंगे। इनके पास में वो पावर, वो क्षमता है, अभी भारत के पास में वो नहीं है सर, तो इसलिए हम उसको ऐसे रोटेट करते हैं। चंद्रमा की सतह पर जिस आप देखोगे स्थान पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा था उस स्थान का नाम क्या रखा गया है। अब देखो आपको यहाँ पर चंद्रयान 1 पता होना चाहिए, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये पूछ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तिरंगा, बी अतुल्य भारत, सी शिव शक्ति या फिर डी आदित्य भारत। तो ऑप्शन नंबर ए है आप देखोगे इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव शक्ति को रखा गया है। देखिए सर 23 जुलाई 2000 आप देखोगे 23 को भारत द्वारा तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और LVM M4 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसका लैंडर चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और एक चंद्रयान 1 जो था उसमें जहाँ पर लैंडर जाकर के गिरा हमारा, तो उसको जो रखा गया था वो क्या था, नेहरू करके था, जवाहरलाल, और दूसरा क्या था, तिरंगा था या कुछ और था। ठीक है, और तीसरा ये शिव शक्ति है। आइए अगले की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं हमारे सौरमंडल, ठीक है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह के उपग्रह सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र और डी यूरेनस। तो देखो अभी हाल ही में जो एक रिसर्च आया, पहले तो बृहस्पति के थे, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग आप देखो कि 92 या 94 शनि के हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा। आइए देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों को खोज लिया गया है। अब शनि के कुल 146 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शनि के हैं और कितने हैं, 146, 146। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहीं यहाँ पर और दे के रखे हैं अन्य उपग्रहों के, जैसे शनि के 146 हैं, बृहस्पति के 95 हैं, यूरेनस के 27 हैं, नेपचर के 14 हैं, मंगल के 2 हैं, पृथ्वी का 1 है और शुक्र वेनस का 1 0 है, मरकरी का कोई नहीं है, बुध का। ठीक है, और इसकी बात कर लें, बोना ग्रह जिसको बोलते हैं, अब अगर इसको कहें डोवर्ट्स प्लैनेट्स, प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। ठीक है, जिसको निकाल दिया गया था उपग्रह की श्रेणी से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सर, विश्व के पहले 3D आप देखोगे प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। विक्रम 1, बी टेरान 1, सी जूस 1 या फिर डी कैलिस्टो। तो राइट आंसर है टेरान 1। ठीक है, इसका क्या है, आप देखोगे 3D प्रिंटिंग रॉकेट का नाम रखा गया है। मार्च 2023 आप देखोगे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 फ्लोरिडा अमेरिका के से आप देखोगे प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट, चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित पहला अरब मिशन कौन सा है। नूर चंद्र मिशन ए, बी अमीरात चंद्र मिशन, सी लूनर मिशन, डी आप देखोगे आर्टेमिस 11। तो राइट आंसर है आप देखोगे अमीरात चंद्र मिशन इसमें रखा गया है। और ये जो अमीरात चंद्र मिशन है ये किसके द्वारा, कहाँ पर, कैसे होगा, अगर हम इसकी बात कर ले तो इसका भी एक अपना इतिहास है। आप देखोगे
11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में आप देखोगे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट्स द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए लक्षित यह पहला अरब मिशन, जिसको फर्स्ट अरब मिशन था। इस मिशन के तहत में आप देखोगे राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट स्थित आप देखोगे एटलस क्रेटर, ठीक है, पर उतारा जाना था। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में नासा द्वारा प्रस्तावित आर्टेमिस द्वितीय, ठीक है, ये क्या है, ये जाकर के ऐसे चंद्रमा का अध्ययन कर रहा है, मल्टीपल टाइम घूम रहा है, और क्योंकि अब नासा क्या है फिर से ह्यूमन कहीं ना कहीं मानव भेजेगा चंद्रमा पर, तो ये चीज़ें हैं। मिशन से भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टिना हैमककोच, बी जेरेमी हैशन, सी रिड वाइज मैन और डी विक्टर ग्रिगनार्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे विक्टर ग्रिगनार्ड जो हैं ये इनमें शामिल नहीं है, जबकि आप देखोगे जेरेमी जो हैशन है और क्रिस्टिना हैमकस कोच हैं और रिड वाइज मैन है, ये इसमें शामिल है, परंतु विक्टर ग्रिगनार्ड जो है ये इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि 3 अप्रैल 2023 को नासा के आर्टेमिस जो 11 चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की बात कर लें तो इसमें आप देखोगे रिड वाइजमैन है, विक्टर आप देखोगे ग्लोरर है और क्रिस्टीना हैमक कोच है और जेरमी हैरन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। और क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला है अंतरिक्ष यात्री होगी। तो क्रिस्टीना कोच का भी ध्यान में रखना है, ये पहली महिला है जो चंद्र मिशन पर जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर को हाल ही में विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रंटियर, बी ईगल, सी एरावत और डी लूनी। तो करेक्ट आंसर है आप देखोगे फ्रंटियर। फ्रंटियर को क्या किया गया है, अभी एक तरीके से द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है विश्व का, ठीक है, जो कि आप देखोगे अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। एरावत भारत का जो द्रुतगम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। और क्वेश्चन आप देखोगे 93 में कौन से सही कर लो, ठीक है, निम्न को सही कर लो, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये यहां पर बताया गया फ्रंटियर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहे हैं आपसे सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है सर, ठीक है, देखिए निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। सुपर कंप्यूटर है और संबंधित है, जैसे परम अनंत है, परम शिवाय है, परम गंगा है। अब देखो अगर हम बात कर लें ये किसके द्वारा बनाया, जैसे परम अनंत है तो परम अनंत को किसने बनाया है सर, ये IIT गांधीनगर ने, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। परम शिवाय जो है ये किसने बनाया है, IIT VHU से, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसका सी आ जाएगा। और परम गंगा जो है IIT रुड़की है, तो इसका ए आ जाएगा। तो आप देखोगे बी का पहला, सी का दूसरा और एक तीसरे का, मतलब ए का तीसरा, तो करेक्ट आंसर ए इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसी में और में नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर सुपर कंप्यूटर दे के रखे हैं, चलिएगा सर। इन सब के अलावा अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा बुश संबंधित है, ए चक्रवात से, बी आप देखोगे हाई स्पीड ट्रेन से, सी उपग्रह से और डी मिसाइल से। तो ये जो है आप देखोगे बुश जो संबंधित है ये हाई स्पीड ट्रेन से, इसको बुश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया है, तो इसी को हम इस चीज के कहते हैं। आइए बुश क्या है, एक तरीके से इसको बोलते हैं वाकाटू हिमात ऑपरेशी ऑप्टिमल सिस्टम हैबिटेट। इस परियोजना का मुख्य रूप से आप देखोगे चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 196। भारत का पहला स्वदेशी 700 आप देखोगे मेगावाट्स क्षमता का दाविश भारी जल रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है, ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे गुजरात को शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि गुजरात के अगर हम देखें काकरापारा परमाणु, ठीक है, ऊर्जा परियोजना में KAPP में, ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट्स परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य भारत में आप देखोगे राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर है कर्नाटक, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी तेलंगाना। तो ये जो आप देखोगे राज्य रोबोटिक्स जो फ्रेमवर्क की घोषणा की है ये तेलंगाना ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना भारत में आप देखोगे राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की घोषणा करने में पहले स्थान पर है। ठीक है, पहला राज्य बना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। हाल ही में विश्व का पहला आप देखोगे नैनो, ठीक है, DAP तरल उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ए भारत में, बी चीन में, सी जापान में और डी मैक्सिको में। इजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, क्योंकि DAP जो है तरल उर्वरक में लाने का प्रयास किया गया। अब आपको 45 kg का वो जो गट्टा आप लाते थे बोरी किसान, ठीक है, अब वो नहीं लाने की जरूरत है। अब आपको एक बोतल इस तरीके से मिलेगी, बस आप उस बोतल को लेकर के आइएगा और इसकी डाट खोलिएगा और अपने खेत में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 लीटर की बोतल। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन आपके से पूछा गया है, इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ये कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2030-31 तक है। दूसरा है कि इसके तहत निर्मित क्वांटम कंप्यूटरों की क्षमता 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स होगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 ठीक है, बी केवल 2 ठीक है, सी दोनों ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मतलब इसमें दोनों बातें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि आपको बता दें कि 19 अप्रैल कब को सर, 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। और इस मिशन की अवधि 2023-24 में आप देखोगे कितनी रखी गई, 30-31 तक है। इस मिशन के तहत क्या किया गया है कि 8 वर्षों की अवधि तक मध्यवर्ती स्तरीय है, इसमें इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया जाएगा और इन क्वांटम कंप्यूटरों की क्षमता लगभग आप देखोगे 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स, फिजिकली क्यूबिट्स होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। इन सब के अलावा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है सर, हाल ही में यूरेनियम के किस नए संस्थानिक की खोज की गई है? यूरेनियम 235, बी यूरेनियम 241, सी यूरेनियम 90 और डी यूरेनियम 296। तो यूरेनियम 241 की अभी खोज की गई है। यूरेनियम 245 जो 35 था, सॉरी, ये चलता था पहले से ही। अगर हम बात कर लें, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, जापान में बहुत ही आप देखोगे बहुत ही कवादियों ने क्या किया है, यूरेनियम के नए समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की घोषणा की है। और यूरेनियम 241 यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा भारी आप देखोगे समस्थानिक है, जो सबसे भारी समस्थानिक यूरेनियम 238 है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा है ये। तो इस क्लासेस में स्टूडेंट्स हम इतना ही लेते हैं। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। और आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मन लगा के पढ़िएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और आपको बेस्ट ऑफ लक्स, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।